स्पीशीज इज गेटिंग लॉस्ट, स्पीशीज की जो इंटीग्रिटी होती है वो वहां पे खत्म हो रही है बाय मेकिंग दिस genetically modified plants. The integrity of the species is getting lost over there. ये हमने देखा था. पोटेंशियल रिस्क, हाँ पोटेंशियल रिस्क आपका रहता है कि अगर एनिमल अगर आपका बाहर चला गया लैब से या उस जगह से, देन क्या प्रॉब्लम क्रिएट करके आपको मालूम नहीं है वहां पे. एनिमल्स को मिल रहा है स्टेटस ऑफ अ मियर फैक्ट्री, दैट इज ऑल्सो अनट्रू. वो भी गलत बात है आपके यहाँ पे. एक स्टेटस आप दे रहे उन्हें फैक्ट्री का अपने रिसोर्सेज के लिए. तो ये थे आपके यहाँ पे कुछ एथिकल इश्यूज. दीज वर सम ऑफ द एथिकल इश्यूज जो हम यहाँ पे लास्ट हमारे डिस्कस किए थे. ठीक है. हाँ जी, गुड इवनिंग पीयूष, नाजो, एंजल एंड आयुष, गुड इवनिंग. एंड या वर्षा रानी, गुड इवनिंग. सो ये कुछ चीजें हमने पिछले क्लास में देखी थी. एंड देन वी हैव स्टार्टेड विद द बायो पेटेंट. बायो पेटेंट की डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी थी, तो वहां से हम हमारी कहानी देखना चालू करते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स. अच्छा, बायो पेटेंट स्टार्ट करने के पहले मुझे एक और चीज बता दो. यहाँ पे केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू इन द केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में? एनीवन? सर, ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. ये तो बहुत जनरल हो गया बेटा, ये तो बहुत जनरल आंसर हो गया कि हाँ हम सब ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे हम कर रहे हैं सब कुछ. थोड़ा और स्पेसिफिक बताओ. एनीवन एल्स? किसी केमिकल की अगर हमें टेस्टिंग करनी हो तो हम उससे पहले एनिमल पे डालते हैं. वो कुछ एनिमल कुछ केमिकल से वो सेंसिटिव होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि आगे हम इसे लाइक यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते. राइट. सो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं कुछ एनिमल्स यहाँ पे ऐसे बनाऊंगा जो एनिमल्स मेरे यहाँ पे होंगे विच आर बी सेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर केमिकल. एंड देन उनके ऊपर मैं वो टॉक्सिक केमिकल डाल के देखूंगा कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. और उसके बेसिस पे मैं ये जज कर सकता हूँ कि वो जो टॉक्सिक केमिकल है वो कितना टॉक्सिक है. क्या एनिमल सिर्फ बीमार हो रहा है या उसके यहाँ पे डेथ हो रही है. सो आई कैन गेट टू नो दैट. सो दैट इज माय केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग. चलो, आप लोग क्या ऐसे डिसाइडेड होता है कि आपको कि हम सिर्फ सर एमसीक्यू आंसर कर सकते हैं, एक्सप्लेन करने वाला हम नहीं करेंगे? ये गलत बात है. यू शुड बी एबल टू आंसर एवरीथिंग. चलो, लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर. रिकॉर्डिंग यहाँ पे कर ले तुम्हारी स्टार्ट. ओके, रिकॉर्डिंग इज स्टार्ट. यहां से हमारी होगी कहानी स्टार्ट. द स्टोरी ऑफ माई बायो पेटेंट फॉर्मेशन. सो बायो पेटेंट की जब हम यहाँ पे बात करें तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया था कि बायो पेटेंट एक्चुअली होता क्या. बेसिकली एक पेटेंट इज अ राइट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम कमर्शियल यूज ऑफ द इन्वेंशन. मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कि एलेक्स जैफरी ने अपने बनाया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो जब उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया था, इन्वेंट किया था, तो उन्होंने उसका पेटेंट बना लिया. तो अब उनके परमिशन के बगैर कोई भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर नहीं सकता था, या कोई भी कमर्शियल बेनिफिट जो मिलता हो इस टेक्निक के साथ, इनके परमिशन के बगैर वो आपको मिल नहीं सकता था. सिमिलरली अगर मैं आगे जाके कोई एक क्रॉप बनाता हूँ, इफ आई मेक अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, और अगर मैं उसका पेटेंट बना लेता हूँ, इफ आई मेक अ पेटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट, तो मेरी परमिशन के बगैर आप उस प्लांट का कोई कमर्शियल इंपॉर्टेंस लाइक बेनिफिट आप नहीं निकाल सकते. यू कैनॉट हैव एनी बेनिफिट विदाउट माय परमिशन. तो याद रखना, ऐसे आप कई सारे बायो पेटेंट बना सकते हो. यू कैन मेक अ बायो पेटेंट ऑफ योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यू कैन मेक अ बायो पेटेंट ऑफ योर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बायोटेक प्रोसीजर. ये सब मैंने यहाँ पे लिखे हुए, इन सब का बायो पेटेंट बना सकते हो. एक बार आपने वो बना लिया, देन आपके परमिशन के बगैर कोई उनमें से बेनिफिट डिराइव नहीं कर सकता. समथिंग वी हैव डिस्कस इन द लास्ट क्लास. तो आई होप ये वाली स्लाइड पे जो बताया जा रहा है, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि यहाँ पे बायो पेटेंट का बेसिकली मतलब यहाँ पे क्या होता है. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस सर. बस एक ही है सारा है, बाकी सब लोग कहाँ हैं? लाइक इधर से यस, गिव मी अ थम्स अप, राइट? लाइक यू हैव टू बी लाइक बताओ आ रहा है नहीं आ रहा. ठीक है, देन वी कैन अंडरस्टैंड फ्यू थिंग, क्योंकि आज हमें कुछ नई चीजें भी देखनी है, राइट? सो ये चीज हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ लेट मी गिव यू द रियल केस स्टोरी ओवर हियर. रियल केस कहानी मेरी यहाँ पे आ जाती है. द स्टोरी गोज बैक टू इंडिया में. आप जानते हो, इन द कंट्री लाइक इंडिया वी हैव अ ह्यूज वेराइटीज ऑफ राइस. हमारी राइस लाइक की वेराइटीज हमारे पास बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे. हाँ जी सना, गुड इवनिंग. सो यू हैव अराउंड लाइक 200,000 varieties of rice.
सो इतनी ज्यादा आपके पास है राइस की वैरायटी, तो इतनी सारी राइस की वैरायटीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है इंडिया के अंदर। और इंडिया में राइस की वैरायटी इतनी सारी है यहाँ पे, उसके साथ साथ यू विल फाइंड कि इनमें से यू हैव 27 varieties of basmati rice. We have 27 varieties of basmati rice. Pure basmati rice. So इतनी सारी वेराइटीज आपके पास है, आपके पास बासमती राइस की 27 वेराइटीज आपके पास बासमती राइस की भी है आपके पास। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि हमारे पास बासमती राइस का जो नॉलेज है वो हमारे पास पहले से ही था। इट्स नॉट लाइक कि हमारे पास 50 साल पहले आया है, बहुत साल लाइक 100 200 300 400 साल पहले से हमारे इंडिया में बासमती राइस को लेके इंफॉर्मेशन नॉलेज बहुत पहले से। इट इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर अस, राइट। और इसकी डाइवर्सिटी जितनी अपने पास है वो किसी और के पास है भी नहीं। ओके तो अब एक फॉरेन कंट्री ने क्या किया, आपकी ये यूएस की एक कंपनी थी, उन्होंने काफी इसके अंदर अपना लाइक बेनिफिट निकाला। सो व्हाट द यूएस कंपनी, सो वन ऑफ द यूएस कंपनी मेड अ पेटेंट ऑफ द बासमती राइस। तो एक यूएस की कंपनी थी और उन्होंने क्या किया, दे मेड अ पेटेंट ऑफ बासमती राइस, उन्होंने बना लिया बायो पेटेंट ऑफ बासमती राइस। अब ये चीज उन्होंने करी कैसे, हाउ दे एक्चुअली डिड दैट। अब एक बात याद रखना कि बासमती राइस का बहुत अच्छा अरोमा होता है, स्मेल होता है, ऑल ऑफ अस नोज दैट, एंड इट आल्सो हैज अ वेरी गुड साइज ओवर देयर। सो ये बहुत ही लाइक वेल नोन राइस है थ्रू आउट द कंट्री। ओके इनका एक यूएस कंपनी ने बना लिया बायो पेटेंट अपने कमर्शियल फायदे के लिए। तो चलिए देखते हैं उन्होंने किया उन्होंने ली एक बासमती राइस की वैरायटी हमारे पास जो मिलती थी, उन्होंने एक बासमती राइस की वैरायटी को लिया। सो दे टुक अ प्लांट which was a plant of a basmati rice. They took a plant of a basmati rice और उस प्लांट को उन्होंने यहाँ पे क्रॉस कराया। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। उस प्लांट को उन्होंने क्रॉस कराया एक सेमी डॉर्फ वैरायटी के साथ। उस प्लांट को उन्होंने वहां पे क्रॉस कराया एक सेमी डॉर्फ वैरायटी के साथ। सो दे क्रॉस द प्लांट विद द सेमी डॉर्फ राइस, सेमी डॉर्फ वैरायटी ऑफ राइस। इसके साथ इन्होंने यहाँ पे कराया क्रॉस। जब आपने आपने बासमती राइस को सेमी डॉर्फ वैरायटी के साथ आपने यहाँ पे क्रॉस कराया, तो उसके बाद यहाँ पे हुआ क्या, जब आपने ये क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिला, आफ्टर डूइंग द क्रॉस आपको मिला एक हाइब्रिड प्लांट। सो दे वर एबल टू प्रोड्यूस वन हाइब्रिड प्लांट ओवर इट, तो उनको यहाँ पे मिला एक हाइब्रिड प्लांट। और ये जो हाइब्रिड प्लांट था इसका इन्होंने यहाँ पे पेटेंट बना लिया। ये आपका एक हाइब्रिड राइस प्लांट और दिस वाज माय हाइब्रिड बासमती राइस प्लांट। ये था मेरा यहाँ पे एक हाइब्रिड बासमती राइस प्लांट। अब जैसे ही आपने एक हाइब्रिड बासमती राइस प्लांट यहाँ पे अपने बना लिया यूएस ने, उन्होंने इसका बना लिया पेटेंट। उनका ये कहना था कि ये जो अरोमा है, ये जो एक बड़ा सा ग्रेन साइज है राइस का, ये सारा हमने इन्वेंट किया है। दिस इंफॉर्मेशन वी आर गेटिंग इन द हाइब्रिड प्लांट, और ये इंफॉर्मेशन हमने डिस्कवर्ड की है। ये जो अरोमा है, ये जो हाई ग्रेन साइज, बड़ा ग्रेन साइज है, दैट इज समथिंग वी हैव डिस्कवर्ड दोस थिंग्स। सो दे मेड अ पेटेंट ऑफ दिस प्लांट। तो ये हाइब्रिड बासमती राइस का जो आपका यहाँ पे प्लांट था, इसका इन्होंने यहाँ पे बना लिया अपने यहाँ पे पेटेंट। और जब इन्होंने इसका पेटेंट बना लिया तो आप ये बात समझो कि पेटेंट बनाने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अब बासमती राइस का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो इंडिया करता था वो अब कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, बिकॉज दे हैव मेड अ पेटेंट ऑफ द बासमती राइस। और उनका ये कहना है कि ये जो ट्रेट है, ये जो कैरेक्टर है, ये उन्होंने डिस्कवर्ड किया है। सो द पेटेंट एक्चुअली इंप्लाइज दैट वी हैव अ रिस्ट्रिक्शन। पेटेंट ये इंप्लाई करता है दैट वी विल हैव अ रिस्ट्रिक्शन इन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द बासमती राइस। ये चीज इन्होंने यहाँ पे की थी इन द ईयर ऑफ 1997। ये दिमाग उन्होंने दौड़ाया था और ये इवेंट उन्होंने यहाँ पे किया था इन द ईयर ऑफ 1997 के अंदर। ये इवेंट इनका यहाँ से हुआ था। वो बात अलग है कि जैसे ही इन्होंने यहाँ पे पेटेंट डाला था उसके कुछ ही सालों के अंदर इंडिया ने रिप्लाई दिया और इंडिया ने उन्हें बताया कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास काफी पहले से है। दिस इज नॉट समथिंग विच इज न्यू टू अस, दिस इज नॉट टू द वर्ल्ड, दिस इज समथिंग विच वी न्यू राइट फ्रॉम द बिगनिंग।
तो बाद में उनका पेटेंट उनको कैंसिल करना पड़ा. दे एक्चुअली हैव टू कैंसिल देयर पेटेंट, जो बाद में हुआ था, इनिशियली नहीं हुआ था, बाद में हुआ था. बट याद रखना ये करा जाता है. और आप ये बात को समझो कि अगर पेटेंट बन रहा है तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप एज अ लोकल फार्मर या लोकल कंपनी या इंडिजिनस कंपनी उस प्लांट को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट या उसके कमर्शियल बेनिफिट निकाल नहीं सकती अगर आप उसके पेटेंट बना लेते हो तो ये चीज यूएस ने यहाँ पे की थी, जो गलत बात थी. आप समझ पा रहे हो, इट इज अ रॉन्ग थिंग विच दे डिड, बट लेटर ऑन कैंसिल करना पड़ा था उन्हें. जैसे लाइक साइड में लेकर उन्हें समझाया था कि देखो ऐसा नहीं होता. ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार पता चला है, हमें पहले से मालूम है. एंड देन इट वाज कैंसिल्ड. ठीक है, तो ये हुआ था राइस प्लांट वाली कहानी, याद रखना. सिमिलर चीज थिंग दे आल्सो डिड विद द टर्मरिक एज वेल. ये बात मैंने आपको थोड़ी सी लास्ट टाइम बताई थी. दैट 1995 के अंदर उन्होंने ये सेम चीज करी थी टर्मरिक के साथ. टर्मरिक की जो वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी होती है ना, उसके ऊपर उन्होंने पेटेंट बना लिया था. सो टर्मरिक हैज अ वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी, और इस वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में भी उन्होंने अपना पेटेंट बना लिया था. अगेन दैट वाज कैंसल्ड. वो भी बाद में उन्होंने कैंसिल कर दिया था, कैंसिल कराया था उनसे. तो ऐसा होता है, दैट इज व्हाट दे डू. सो प्लीज अंडरस्टैंड, पेटेंट बनाने से दिक्कत कहां पे आ रही है. पेटेंट बनाने के बाद जो लोकल पर्सन है जिसके यहाँ पे वो ग्रो कर रहा है, जो ग्रो कर रहा है वो चीज को, या जिस कंट्री पे बिलोंग करती है वो चीज, उनके ऊपर आते हैं रिस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, एंड दे कैन नॉट डिराइव द कमर्शियल बेनिफिट. एंड दैट इज वाई पेटेंट बनाना एक गलत बात है. बिना लाइक सही मतलब गलत तरीके से पेटेंट बनाना इज अ रॉन्ग थिंग. दिस इज समथिंग दे डिड. इसे होते हुए हमने देखा है पास्ट में. अब ये कम होता है, बट यू कैन स्टिल फाइंड दैट हैपनिंग इन द फ्यूचर एज वेल. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो. अब इसमें जो राइस वाली जो कहानी, इसको हम एक बार इनसाइड में से देख लेते हैं, सो दैट यू नो व्हाट इज वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है, यूएसए वाले भी लाइक सब कुछ हमने डिस्कस किया है, राइट. काइंड ऑफ उनका वैसा ही होता है. ये भी हमने किया, ये भी हमने किया. राइस इज इंपॉर्टेंट फ्रूट ग्रेन, राइट. It's an important food grain over here. The presence of which goes back to thousands of years ago in the Asia. इस कारण हम काफी पहले से एशिया में इसकी इन्फॉर्मेशन है, right? Estimated around we have 200,000 varieties of rice in India alone. The diversity of rice in India is one of the richest in the world. ठीक है. Basmati rice is a distinct for its unique aroma and flavor, and we have right now 27 documented varieties आपको बासमती राइस की इंडिया में आपको मिल जाती है. There is a reference to basmati rice in the Asian texts and poll. उसमें भी आपको आपके लाइक बासमती राइस का आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन या स्टोरीज के अंदर आपको हमेशा मेंशन किया जाता है, राइट. एंड इट हैज बीन ग्रोन फॉर द सेंचुरीज. तो 1997 में यूएस ने क्या किया, यहां से देखो. 1997 में एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट ऑन बासमती राइस थ्रू अ यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस. This allowed the company to sell a new variety of basmati in the US and abroad. ये इन्होंने यहाँ पे कर लिया था. This new variety of basmati had actually been derived from the Indian farmer varieties. अब देखो इन्होंने यहाँ पे किया क्या. Indian basmati rice was crossed with a semi-dwarf variety and claimed as a invention or a novelty. और बोला कि यार ये तो हमने डिस्कवर किया है, ये तो हमारा इन्वेंशन है, राइट. अब आप यहाँ पे ये समझो कि अगर आप पेटेंट बनाते हो तो आपको दिक्कत कहाँ पे आती है, जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. The patent extend to a functional equivalent implying that other people selling basmati rice could be restricted by patent. बाकी लोग जो बासमती राइस को सेल कर रहे थे उनको अब रिस्ट्रिक्शन वहां पे लग जाएंगे. और ये चीज इन्होंने मल्टीपल बार की है, ऐसा नहीं कि पहली बार किया है. They have done the same thing for turmeric, they have done the same thing for neem as well, right? तो हमारे लिए एज अ कंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है विजिलेंट रहना. अगर हम ऐसा कोई पेटेंट आता है सामने, so we have to take a strong legal action, और हमें एक एप्लीकेशन डालना होता है ताकि हम बता सके कि दिस इज समथिंग व्हिच इज रॉन्ग, राइट. तो यही चीज आपके यहाँ पे मेंशन की हुई है. So if we are not vigilant, we do not immediately counter these patent applications, other countries, individuals may encash of a rich legacy and we may not be able to do anything. तो ये कहानी आपको यहाँ पे समझनी है. So I want to understand two things. I want all of you to understand two things. पहली चीज, राइस का क्या हमारे हिस्ट्री है. सेकेंड थिंग, यूएस ने क्या किया था, यूएस ने कैसे एक हाइब्रिड प्लांट बनाया था. एंड थर्ड थिंग इज गोइंग टू बी कि कैसे उनके ये काम से हमें नुकसान होता है. So that is something you have to know in terms of my bio patent formation, right? तो ये हो गया मेरा यहाँ पे bio patent. The next thing you have to understand here is your biopiracy. तो अगली चीज जो हम यहाँ पे समझेंगे, that is going to be a biopiracy. Just wait a minute. एक सेकंड यहाँ पर रुक जाओ.
स्लाइड ओवर है, जस्ट गिव मी अ मिनट। तब तक आप सोचो, अगर आप एक फॉरेन कंट्री होते हैं तो किस चीज का पेटेंट बनाते हैं आप दूसरे कंट्री में से लेके? इस बारे में थोड़ा सोचो। कमर्शियल बेनिफिट तो सबको ही चाहिए। Here we have the slide. All right, people. All right. I'll just come back over here again. ठीक है. So now let's discuss the other term that is called as my biopiracy. सर मैं तो पोटैटो का बनाती क्योंकि बिना पोटैटो के कुछ नहीं है. हाँ, तमन्ना. लोग यहाँ पे बासमती राइस का बना रहे हो, आप पोटैटो का बना रहे हो. लोग बनाने देते हैं आपको कि बनाओ, जाओ रख लो. All right. Now let's talk about the second term over here, that is my biopiracy. बायोपायरेसी वाले टर्म को हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं. अब बायोपायरेसी में यहाँ पे क्या होता है, लेट्स सी द डेफिनेशन ओवर हियर. सम ऑर्गेनाइजेशन एंड एमएनसीज मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज एक्सप्लॉइट बायो रिसोर्सेज ऑफ अदर नेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन. कई बार क्या होता है, अच्छा देखो यहाँ पे, ध्यान दो सब लोग यहाँ पे. कई सारी कंट्रीज क्या करते, कई सारी लाइक नेशंस क्या करते कि आपके बायो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते बिना विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन. That is called as my biopiracy. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a biopiracy. That is something which has been called as my biopiracy. अब biopiracy का हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं. What is the example over here for my biopiracy? तो यहाँ पे आपकी एक यूनिवर्सिटी थी. You had your University of Portsmouth. ये यूनिवर्सिटी आपकी है यहाँ पे यूके की. So University of Portsmouth, University of Portsmouth, ये आपकी यूनिवर्सिटी आपकी यूके की. इन्होंने क्या किया था, दे एक्चुअली कलेक्टेड 200 स्ट्रेन्स ऑफ फंगाई. इन्होंने क्या किया था, ये आए थे कोस्टल एरिया के अंदर एंड दे कलेक्टेड 200 स्ट्रेन्स ऑफ फंगाई. दे कलेक्टेड 200 स्ट्रेन्स ऑफ फंगाई. सवाल ये कि जो फंगाई इन्होंने कलेक्ट किए थे, ये कहां से कलेक्ट किए थे? तो इन्होंने कलेक्ट किए थे नियर बाय द कोस्टल एरिया ऑफ थाईलैंड. ये सारे फंगाई का कलेक्शन इन्होंने यहाँ पे किया था. कहां से? फ्रॉम द कोस्टल एरिया ऑफ थाईलैंड. फ्रॉम द कोस्टल एरिया ऑफ थाईलैंड. बिना उनको बताए. उनको लगा टूरिस्ट आए हुए घूमने के लिए, लेकिन टूरिस्ट वहां से बहुत कुछ वहां से निकाल के लेके चले गए. सो दे कलेक्टेड 200 स्ट्रेन्स ऑफ फंगाई फ्रॉम द कोस्टल एरिया ऑफ थाईलैंड. और जब उन्होंने वहां से उन्हें कलेक्ट कर लिया, जब उन्होंने फंगाई को वहां पे कलेक्ट कर लिया, अब देखो वहां पे हुआ क्या. ये फंगाई के अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे कुछ बायोमोलिक्यूल्स थे जिनका फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बहुत बेनिफिट हो सकता था. These fungi had some biomolecules which had a huge importance in the field of medicine. तो अब ये मान लो कि जो मेरे जितने यहाँ पे फंगाई थे, they had high value, they were having high value biomolecules. high value biomolecules इनके अंदर आपको मिलने वाले थे. So high value biomolecules were seen in them. High value in the sense, इन बायोमोलिक्यूल्स का इस्तेमाल करके आप बीमारी को ठीक कर सकते थे. यू कैन एक्चुअली यूज देम फॉर ट्रीटिंग डिजीज लाइक कैंसर. ऐसे कई सारे बायोमोलिक्यूल्स उन्होंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किए. तो आपको देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, वो थाईलैंड में आए. दे कलेक्ट द एमएनसी मतलब बेटा मल्टीनेशनल कंपनी. दे केम इन द लाइक वो कोस्टल एरिया पे वो लोग आए. उन्होंने वहां से इन फंगाई को कलेक्ट किया, वापस यूके गए. उनमें से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया अपने कुछ इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स को, उन्होंने वहां से निकाला और फिर उसको उन्होंने बेच दिया फार्मास्यूटिकल कंपनी को. दे एक्सट्रैक्टेड आउट सम इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स फ्रॉम द फंगाई एंड नाउ दे वर सोल्ड टू द फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जिन्होंने उन्हें यूज करके बहुत सारे मेडिसिन बनाए
विच हैड मिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ बेनिफिट, जहां से आपके मिलियंस ऑफ डॉलर का बेनिफिट उनका वहां पे जनरेट हो रहा था। तो आप ये सोच लो कि इनके जो बायोमोलिक्यूल्स थे यहाँ पे, दे वर एक्चुअली वे मच इंपॉर्टेंट, दे वर शोइंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंस इन टर्म्स ऑफ द मेडिसिनल वैल्यू, क्योंकि आप इनको यूज कर सकते थे यहाँ पे टू ट्रीट द डिजीज। इनका इस्तेमाल यहाँ पे किया जा सकता था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। अब जब उन्होंने ये चीज की, जब उन्होंने यहाँ पे ये चीज को कर लिया, ये करने के बाद उन्होंने कभी भी इसका बेनिफिट शेयर नहीं किया थाईलैंड के साथ। इन्होंने इस चीज का बेनिफिट कभी भी वहां से उस कंट्री के साथ शेयर नहीं किया जहां से ये लोग बिना बताए रिसोर्सेज को लेके आए थे। तो आप यहाँ पे एक चीज समझो यहाँ पे, दैट वेन एवर कंट्रीज डू समथिंग लाइक दिस ना, वो अपना फायदा निकाल लेते हैं, दे विल टेक आउट ऑल द कमर्शियल बेनिफिट आउट ऑफ दिस, बट जो आपकी जो कंट्री होती है जहां से आपने ये निकाल के लाए हो, उन्हें कोई वहां पे बेनिफिट नहीं मिलता। सो बायोपायरेसी का सबसे बड़ा कंसर्न आपका यहाँ पे ये आया आता है, दैट बेनिफिट शेयरिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलती। द वन थिंग यू फाइंड हियर इज गोइंग टू बी, देयर इज गोइंग टू बी अ नो बेनिफिट शेयरिंग, देयर इज गोइंग टू बी अ नो बेनिफिट शेयरिंग। कोई आपको अगर यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है, देन उसकी शेयरिंग आपका यहाँ पे कोई नहीं करता। दैट्स वन थिंग। सेकेंड थिंग यहाँ पे क्या होती है, दैट नो कंपनसेशन इज गिवन। पारिस का मतलब स्टील होता है क्या? नहीं, पारिस का मतलब एक तरीके से होता है अनइन्फॉर्म तरीके से स्टील करना। अनइन्फॉर्म तरीके से आपने बिना ऑथराइजेशन के उसे स्टील करके अपने फायदे निकाल लिए। थाईलैंड के लोगों को पता ही नहीं था ना ये लोग यहाँ पे ये सब कर रहे हैं, राइट? सो आपने अनइन्फॉर्म तरीके से आपने उस रिसोर्स को वहां से निकाल के लेके चले गए, एंड देन यू हैव एक्चुअली डिराइव्ड द बेनिफिट आउट ऑफ इट। कमर्शियल बेनिफिट भी आप निकाल रहे हो, सो तब आप वो पायरेसी वहां पे टर्म यूज करते हो, विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन, राइट? आपने बेनिफिट यहाँ पे शेयर नहीं किया, उसके साथ साथ नो कंपनसेशन वॉज प्रोवाइडेड, नो कंपनसेशन वॉज प्रोवाइडेड टू लोकल कम्युनिटी। जिस लोकल कम्युनिटी से आपने ये सब निकाला था, उनको आपने कोई कंपनसेशन भी प्रोवाइड नहीं किया। तो जब ये चीज होती है, जब ये चीज आप करते हो, दैट इज कॉल्ड एज माय बायोपायरेसी। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे बायोपायरेसी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको ऐसे लिखूंगा नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल एक और दूंगा यहाँ पे। आप एक बात याद रखना कि ये जो भी बायोपायरेसी करता है ना, जनरली ये सारी डेवलप कंट्रीज होती है। यूएसए हो गया, यूके हो गया, लेट्स से जर्मनी हो गया, सो दीज आर लाइक वेल डेवलप कंट्रीज। ये सारी कंट्रीज आपका इनमें इन्वॉल्व होती है। आपकी डेवलप कंट्रीज के पास नहीं होते बहुत ज्यादा बायो रिसोर्सेस, डेवलप कंट्रीज के पास ज्यादा डाइवर्सिटी, बायो रिसोर्सेस कम होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो डेवलपिंग कंट्री होती है, या छोटे दर्जे की जो कंट्रीज होती है, लाइक घाना हो गया, तंजानिया हो गया, इंडिया हो गया, वी आर मच मोर डेवलप राइट नाउ, बट ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज, इनके पास बायो रिसोर्सेज काफी ज्यादा होते हैं, इनके पास बायो रिसोर्सेज काफी ज्यादा होते हैं, डाइवर्सिटी काफी ज्यादा होती है। तो ये लोग इस तरीके से फायदा उठाते हैं। दे विल कम टू द कंट्री, दे विल टेक सम रिसोर्सेज ओवर देयर, हमारे रिसोर्सेज वो लोग लेके जाएंगे, और फिर उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें निकाल के उसके कमर्शियल बेनिफिट वो लोग निकालना चालू करेंगे। और वो करने के बाद ना ही वो कोई बेनिफिट शेयर करते हैं, ना ही वो लोग कोई कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे उन लोगों को जहां से उन्होंने वो निकाला था वो चीज को। ये चीज अफ्रीका में की जा चुकी है। अफ्रीका में एक प्लांट के साथ किया था उन्होंने, जो प्लांट के अंदर बहुत हाई अमाउंट में शुगर बनता था एक फ्रूट के अंदर। तो उस प्लांट को लोग लेके गए, उसमें से जीन निकाला, उस जीन को डाला कमर्शियल वीट के अंदर, और उस कमर्शियल वीट के अंदर से नाउ दे आर एक्सट्रैक्टिंग दैट हाई अमाउंट ऑफ शुगर, जो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, उससे हम यूज भी कर सकते हैं। सो दैट इज समथिंग दे हैव डन इन घाना में, एक प्लांट उसके साथ उन्होंने वहां पे किया था। तो दीज पीपल और दैट डेवलप कंट्रीज एक्चुअली डू दैट, क्योंकि इसमें होता क्या है ना कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगती और आपके कमर्शियल फायदा बहुत ज्यादा होता है, राइट? यू जस्ट हैव टू गो टू अ कंट्री, वहां से निकालो कुछ चीजों को, एंड देन यू कैन डिराइव अ बेनिफिट आउट ऑफ दिस। सो याद रखना, बायोपायरेसी एक्चुअली मीन्स organization and MNCs, multinational companies exploit bioresources of other nations without proper authorization, बिना किसी authorization के ये करा जाता है, ठीक है? तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। मैंने बस एक आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ का, जिन्होंने कैसे फंगा का यहाँ पे इस्तेमाल किया था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बट क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में है नहीं, इसलिए हम सारे एग्जाम्पल देख नहीं रहे, बट यू हैव नंबर ऑफ एग्जाम्पल लाइक दिस, ठीक है? तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। Biopiracy is a term used to refer the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and the people concerned without
कॉम्पेंसेटरी पेमेंट, ना उनको कोई पेमेंट मिल रही है और आप अपना यहाँ पे बेनिफिट निकाल रहे हो, राइट। याद रखना जो मैंने आपको मेंशन किया था, ये आप खुद से भी पढ़ सकते हो कि आपके जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस होते हैं दे आर फाइनेंशियली वेरी रिच, बट बायो रिसोर्सेज उनके पास वहां पे होते हैं कम। हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज और बायो रिसोर्सेज हमारे पास काफी ज्यादा है, तो इसलिए वो लोग आके यहाँ पे उसे एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ से हम देखते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू अ बायो रिसोर्सेज can be exploited to develop modern applications and can also be used to save time, effort and expenditure during the commercialization. आप सीधे सीधे वहां से लेके आओ, उसे कमर्शलाइज करके बेचना चालू करो, आपका काफी खरा, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब क्योंकि ये सब होता है, काफी ज्यादा होने लगा है, then what now we are doing, there has been a growing realization of injustice, inadequate compensation and benefit sharing बिटवीन द डेवलप्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। मैंने आपको पहले बोला था कोई कंपनसेशन मिल नहीं रहा, कोई आपका बेनिफिट शेयरिंग आपके यहाँ पे नहीं हो रहा, राइट। देयरफॉर सम नेशंस आर डेवलपिंग लॉज टू प्रिवेंट सच अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर बायो रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो काफी लोग अभी अपने लॉज बना रहे हैं कि कोई ऐसी चीजों का इस्तेमाल यहाँ पे ना कर पाए। इंडिया ने ही खुद अपने इंडियन पेटेंट बिल के अंदर एक नया अमेंडमेंट ऐड किया है। इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर्ड द सेकेंड अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है एक नया क्लॉज डालना या एक नया एडिशन डालना, एक नया रूल डालना, राइट, अपडेट करना। तो एक सेकंड अमेंडमेंट यहाँ पे डाला है इंडियन पेटेंट बिल ने, ताकि ऐसा कोई फ्यूचर में कोई कंसर्न आए तो उसे हम डील कर सकें। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ बायोपायरेसी। और याद रखना यहाँ पे कमर्शियल बेनिफिट आप यहाँ पे निकालते हो, राइट। एंड समथिंग जनरली यू फाइंड डेवलप कंट्री करती है एक अनडेवलप या डेवलपिंग कंट्री के साथ। अब सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हो अगर तंजानिया में अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, वहां पे ऑलरेडी उनके कमर्शियल इतने क्राइसिस होते हैं कि उनको ये सब चीजों के बारे में मालूम ही नहीं होता। दे आर नॉट सो एडवांस, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं उनके सारे के सारे, बट दे आर नॉट वेल अवेयर अबाउट देम, लाइक, या उन्हें मालूम नहीं होता कि ये सब चीजें भी हो सकती है, कोई आगे कर सकता है। सो पीपल टेक बेनिफिट ऑफ दैट, और काफी किया जाता है, वेरी ऑफन इट इज बीन डन। सो दैट इज योर बायोपायरेसी ओवर देयर, ठीक है। सो अब आप मुझे बताइए कि आप किस चीज की बायोपायरेसी कर सकते थे अगर आपको मौका मिल जाए, तो व्हाट टू डू यू हैव डन। तमन्ना का क्या था यहाँ पे, पोटैटो। एनीवन एल्स अदर देन पोटैटो? बताओ किस चीज का आप कर सकते थे, कौन सा करते हैं आप रिसोर्स का बायोपायरेसी, और कौन सी कंट्री से आप करते हैं। भी टमाटो ये क्या बात हो गई, अब तो कोई बोलेगा शिमला मिर्च, कोई बोलेगा भिंडी, ये सभी करोगे फिर तुम लोग। कोई तो लाइक ढंग का आंसर बताओ मुझे यहाँ पे, लाइक टेल मी समथिंग प्रोमिनेंट। मुस्कान आप बताइए किस चीज का बायोपायरेसी आप करते हैं। सर मैं, हाँ आप ही। सर लेटिस। लोटस। सर लेटिस। लेटस। ये लेटेस्ट क्या है अगेन? अच्छा, योर वेजिटेबल। सैलेड सर, सैलेड में जो यूज होता है, इंडिया में काफी महंगा मिलता है। तो आप इंडिया में महंगा मिला, तो इंडिया का नहीं होगा ना फिर तो, ये सर बाहर का ही है। बाहर से लाइक बायो अच्छा अच्छा, बाहर से आप लेके आ रहे, ये देखो ये जीन अच्छी बात बता रहे लेकर, सर जीन लेकर हाँ आके यहाँ पे ग्रो करके सस्ते में बेचेंगे। राइट, सच में मिलेंगे, और उसका बना लेंगे हम बायो पेटेंट भी। अब वो लोग जो वहां पे ग्रो कर रहे हैं मेहनत से वो अटक जाएंगे वहां पे, अब इसका क्या करें हम लोग यहाँ पे। सो यू शुड थिंक पीपल, यू शुड थिंक समथिंग। मैंने पिछले क्लास में किसी को पूछा था, तो किसी बोला था कि शीप का मैं करूंगी बायोपायरेसी, शीप विद हाई अमाउंट ऑफ वूल, उसको मैं लेके जाऊंगी और उसका मैं बायोपायरेसी करूंगी। सो यू शुड आल्सो हैव सम काइंड ऑफ थॉट ओवर हियर। तुम लोग लाइक ऑलवेज यू थिंक अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस, ये सब भी होना चाहिए दिमाग के अंदर। सब बिजनेस आइडिया है हमारा, बिजनेस आइडिया टमाटो और पोटैटो के आगे बढ़ नहीं रहे। सर मेडिसिन। हाँ तो मेडिसिन के लिए भी तुम किस चीज का एक्सट्रैक्ट करोगे जिसका तुम मेडिसिन बनाओगे, दैट यू थिंक ना, यू वुड हैव सम आइडिया कि कौन सा चीज तुम एक्सट्रैक्ट करोगे, उसका मेडिसिन बनाओगे और फिर उसका बायोपायरेसी करोगे। सर मैं तो सभी कंट्रीज से ले आऊंगी। बढ़िया, सभी कंट्रीज तो वहां पे मतलब बैठी हुई है, मतलब ऐसी कि हाँ जी ले जाइए। ऑलराइट, ठीक है। सो दैट इज समथिंग गोइंग टू बी योर बायोपायरेसी एंड या दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है। सो प्लीज बायोपायरेसी याद रखना यहाँ पे क्या होता है, एंड व्हाट इज योर बायो पेटेंट आल्सो इज समथिंग शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। और इनसाइड वाली चीजें याद रखना, दैट शुड बी इनफ फॉर यू, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, एंड द न्यू टॉपिक विल बिलोंग टू माय टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर के टॉपिक को हम यहाँ पे देखते हैं, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये वो टॉपिक है जो आपके बीच में आ रहा था आपके एनसीईआरटी के अंदर। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक।
अब जब हम टिश्यू कल्चर की यहाँ पे बात करते हैं, सो लेट मी हेल्प यू आउट विद सर्टेन थिंग्स. Assume that you have a plant. Assume that you have a plant over here. और ये जो प्लांट आपके पास यहाँ पे है, ये मेरा यहाँ पे ट्रांसजेनिक प्लांट. लेट्स से दैट दिस इज माय जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है ये. दिस इज माय जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट. अब ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से देखना, कोशिश करते कि इसे आप एक ही बार में समझ जाओ, और एक बार में समझ नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप वापस पूछ सकते हो. तो यू हैव दिस प्लांट ओवर हियर, और इस प्लांट में से मैं निकालता हूं यहाँ पे मेरे कुछ सेल्स. सो फ्रॉम दिस प्लांट आई विल टेक आउट सम सेल्स. कुछ सेल्स मैं कह सकता हूं, और आई कैन से हैव टेकन आउट सम स्मॉल टिश्यू. सो प्लांट में से एक मैंने थोड़ा सा यहाँ पे टिश्यू निकाल लिया, राइट. इधर आई कैन टेक आउट अ स्मॉल टिश्यू प्लांट में से, और आई कैन टेक आउट अ सेल. ठीक है, मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ. समझो मैं यहाँ पे एक छोटा टिश्यू यहाँ पे निकाल लिया. अब ये टिश्यू को मैं क्या करूंगा, आई कैन ग्रो दिस टिश्यू इन अ कल्चर मीडियम. इस टिश्यू को मैं डालूंगा एक कल्चर मीडियम के अंदर, या एक ऐसे डिश के अंदर डालूंगा, पेटी डिश के अंदर डालूंगा, जहां पे मैं चाहता हूं कि ग्रो करे. तो ये जो मेरा टिश्यू था इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया. ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे टिश्यू को यहाँ पे डाल दिया, तो याद रखना टिश्यू को आप वैसे डाल के छोड़ नहीं सकते, आपको वहां पे कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा. सो दिस ग्रुप ऑफ सेल्स, यहाँ पे मैं ग्रो करूंगा इन्हें in the sterile environment. I will grow them into sterile environment. Sterile environment का यहाँ पे मतलब होता है कि आपका environment यहाँ पे काफी ज्यादा clean रहेगा. So I will grow them in the sterile environment. I will also ensure that it has a growth medium. It has a growth medium. ग्रोथ मीडियम का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपका यहाँ पे एक ऐसा मीडियम होगा जहां पे आपका न्यूट्रिटिव मीडियम होगा. बेसिकली यहाँ पे आपका नरिशमेंट के लिए काफी चीजें आपके यहाँ पे होंगी. सो ये जो येलो मैंने यहाँ पे डॉट ला के रखा हुआ है, दैट्स इज मोर लाइक अ ग्रोथ मीडियम. याद रखना, ग्रोथ मीडियम मतलब एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पे वो सारी एसेंशियल चीजें हैं जिससे मेरा प्लांट यहाँ पे ग्रो कर सकता है, जहां से मेरा ये सेल्स ग्रो कर सकता है. ठीक है, अब याद रखना जब भी आपके सामने टिश्यू कल्चर की बात की जाती है, ये आपका होगा लेबोरेटरी के अंदर. दिस इज समथिंग व्हिच विल ऑलवेज हैपन इन द लेबोरेटरी. ये हमेशा यहाँ पे होगा आपका लेबोरेटरी के अंदर. ये सब लैब में किया जाता है. ठीक है, तो लैब में आपने क्या किया, आपने कुछ सेल्स यहाँ पे निकाले, सेल्स को आपने डाल दिया एक मीडियम के अंदर, दैट इज माय ग्रोथ मीडियम, और हमने वहां पे मेंटेन किया स्टेराइल एनवायरनमेंट, मतलब वहां पे कोई बैक्टीरिया या कोई फंगाई का इन्फेक्शन वहां पे हो ना सके. ओके, एंड नाउ आई विल अलाउ द सेल्स टू ग्रो. अब होता क्या है, सो व्हेन आई अलाउ दिस सेल्स टू ग्रो, तो देखो यहाँ पे होगा क्या. I will have this petri dish. Petri dish will have your group of cells. यहाँ पे उसके अंदर आपका ग्रोथ मीडियम है, और यहाँ पे मैंने अपना टिश्यू को यहाँ पे डाल दिया. एक हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद जब मैं यहाँ पे आके देखूंगा तो मेरी कंडीशन यहाँ पे बदल चुकी होगी. जब मैं एक हफ्ते बाद इस पेट्री डिश को आके देखता हूँ, व्हेन आई कम आफ्टर अ वीक टू ऑब्जर्व द पेट्री डिश, तो मुझे वहां पे सेल्स नहीं दिखते. तो मुझे मेरे वहां पे सेल्स नहीं दिखते, बल्कि मुझे वहां पे दिखता है मेरा एक छोटा सा प्लांट. ओवर देयर आई बी फाइंडिंग अ स्मॉल प्लांट विल बी सीन ओवर देयर. मुझे एक वहां पे छोटा सा प्लांट ग्रो करते हुए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा. तो यहाँ पे हुआ क्या, आपके पास एक ग्रुप ऑफ सेल्स थे, उस ग्रुप ऑफ सेल में से आपका एक पूरा कंप्लीट एक नया प्लांट बन चुका है. ये जो चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूं ना, इसको हम ब्रॉडर टर्म में कह सकते हैं एज अ टिश्यू कल्चर. इन द ब्रॉडर टर्म आई कैन कॉल इट एज अ टिश्यू कल्चर. अब टिश्यू कल्चर समझने के पहले हम यहाँ पे एक दो चीज और समझते हैं. यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे टिश्यू निकाला था, दिस टिश्यू ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय एक्स प्लांट. दिस टिश्यू जो मैं निकालता हूँ, चाहे मैं टिश्यू निकालू या मैं कुछ सेल्स निकालू प्लांट में से, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ एक्स प्लांट. और इस एक्स प्लांट में से आई हैव एक्चुअली फॉर्म अ कंप्लीट न्यू प्लांट. इस एक्स प्लांट में से मैं पूरा के पूरा एक नया प्लांट बना चुका है. आई हैव एक्चुअली फॉर्म अ कंप्लीट न्यू प्लांट. I form a complete new plant has been formed. ये चीज मैं यहाँ पे कर चुका हूं, और इस तरीके से मैं अपने कई सारे प्लांट बना सकता हूं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो मैंने यहाँ पे प्लांट बनाया होगा ना इस तरीके से, ये प्लांट बिल्कुल आइडेंटिकल प्लांट होगा मेरे पेरेंट प्लांट से. वॉट एवर प्लांट आई हैव फॉर्म्ड ओवर देयर ना बाय टिश्यू कल्चर,
ये प्लांट मेरा बिल्कुल यहाँ पे आइडेंटिकल होगा टू माई पेरेंट प्लांट। पहले आप ये बात समझो। आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर ऐसे प्लांट एकदम से कैसे बन गया, वो हम आगे एड्रेस करते हैं कि आप प्लांट्स के अंदर एक बढ़िया बात क्या होती है कि आप उनमें से कुछ सेल निकालो और उन सेल्स में से आप पूरा पूरा अपना यहाँ पे आप प्लांट बना सकते हो। तो आपको पहले याद रखना है कि जो मैं सेल्स वहां से निकाल रहा हूं, दो सेल्स आर कॉल्ड एज माय एक्स प्लांट, दो सेल्स ओवर देयर आर कॉल्ड एज माय एक्स प्लांट। और इन एक्स प्लांट्स को इस्तेमाल करके, जो मेरा एक टिश्यू हो सकता है, मेरा सेल हो सकता है, इसको इस्तेमाल करके मैं एक पूरा का पूरा प्लांट मेरा यहाँ पे बना सकता हूँ। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा एक नया प्लांट बना सकता हूं, देन मेरे लिए सबसे बढ़िया काम पता है यहाँ पे क्या होगा? आई टेक नंबर ऑफ एक्स प्लांट्स। मैं ऐसे कई सारे एक्स प्लांट एक साथ ग्रो करूं। इमेजिन मैं एक बड़ी सी पेटी डिश यहाँ पे ले लेता हूँ और उस पेटी डिश के अंदर मैं डालता हूँ ऐसे बहुत सारे एक्स प्लांट, ऐसे बहुत सारे एक्स प्लांट मैं वहां पे डाल देता हूँ और वहां पे मेंटेन करता हूँ मेरे यहाँ पे ग्रोथ मीडियम। आई विल मेंटेन अ ग्रोथ मीडियम ओवर देयर। यहाँ पे मैं मेंटेन करूंगा मेरे यहाँ पे ग्रोथ मीडियम। ग्रोथ मीडियम मतलब वो सॉल्यूशन जहाँ पे वो ग्रो करेंगे, क्योंकि उनको भी तो ग्रो करने के लिए कुछ चाहिए ना, खाने पीने के लिए उन्हें भी तो चाहिए होता है। सो आई विल मेक मेंटेन दैट मीडियम ओवर देयर। अब मुझे क्या मिलेगा आफ्टर अ वीक जब मैं यहाँ पे आके देखूंगा, आफ्टर अ वीक जब मैं यहाँ पे आके देखता हूँ, सो आफ्टर सम टाइम व्हेन आई कम एंड ऑब्जर्व ओवर देयर, सो आई विल हैव मल्टीपल प्लांट्स ओवर देयर। आई विल हैव मल्टीपल प्लांट्स मेरे वहां पे बने हुए मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। तो कई सारे प्लांट्स मुझे यहाँ पे बने हुए मुझे यहाँ पे दिख जाते। और ये सारे प्लांट मेरे ग्रो करे हैं फ्रॉम सम ग्रुप ऑफ सेल्स। बस कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स में से मेरे ये सारे के सारे प्लांट यहाँ पे ग्रो कर चुके हैं। सॉइल नहीं है यहाँ पे, ये सारा हो रहा है आपके एक मीडियम के अंदर। दिस इज ऑल ग्रोइंग इन द फ्लूइड मीडियम के अंदर आपके ये सब ग्रो हो रहा है। सॉइल नहीं है यहाँ पे, याद रखना। और जब मैं इस तरीके से कई सारे प्लांट यहाँ पे ग्रो कर सकता हूँ, व्हेन आई डू सच काइंड ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स यूजिंग माय एक्स प्लांट, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ डिम्पल, एक सेकेंड ना, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ माइक्रो प्रोपोगेशन। आई कॉल इट एज अ माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब ये होता है दैट यूजिंग द टेक्निक ऑफ टिश्यू कल्चर मैं कई सारे प्लांट्स यहाँ पे ग्रो कर सकता हूँ। सो माइक्रो प्रोपोगेशन इज अ स्पेसिफिक टर्म यूज फॉर माई ग्रोइंग द लार्ज नंबर ऑफ प्लांट यूजिंग माई एक्स प्लांट। जब मैं एक्स प्लांट को इस्तेमाल करके मैं कई सारे प्लांट बना सकता हूँ, और ये सारे के सारे प्लांट जो मेरे यहाँ पे बन रहे हैं ना, दे आर गोइंग टू बी आइडेंटिकल टू द मेन प्लांट। दे आर कंप्लीटली आइडेंटिकल टू द मेन प्लांट। और इस प्रोसेस को मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ माइक्रो प्रोपोगेशन। दिस इज व्हाट आई कॉल इट एज अ। बताइए डिम्पल बेटा, क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर अगर हम इन प्लांट्स को नॉर्मल एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए छोड़ेंगे तो ये सरवाइव करेंगे क्या? दैट इज समथिंग आई विल कम। इसको एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, देन आई विल डिस्कस दैट एज वेल। ठीक है, देखते हैं उस चीज को भी हम कि ये सर्वाइव करते या नहीं करते। ठीक है, या क्या चीजों का आपको वहां पे ध्यान रखना पड़ता है। राइट। सो पहले हमने यहाँ पे देख लिया दैट इज माय माइक्रो प्रोपोगेशन हैपनिंग ओवर देयर। जब मेरा माइक्रो प्रोपोगेशन यहाँ पे आपका यहाँ पे हो पा रहा है, सो आप कई सारे प्लांट्स को आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो, भी जेनेटिकली दे आर गोइंग टू बी आइडेंटिकल ओवर देयर। ये बिल्कुल सारे एक दूसरे के साथ यहाँ पे आइडेंटिकल आपके यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, अब ये चीज हमने यहाँ पे देख ली, दिस समथिंग वी हैव डन। अब आप एक चीज यहाँ पे समझो कि अगर आपको इन प्लांट्स को ग्रो करना है, मतलब आपको इन सेल्स में से अगर आपको पूरे प्लांट को ग्रो करना है, तो आपको एक मीडियम यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। अच्छा पहले एक बात बताओ, क्या आपको ये दो स्लाइड्स आपको यहाँ पे समझ आ रही है? आर दिस टू स्लाइड्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, ये दो स्लाइड्स पहले आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है। टिश्यू कल्चर एक ब्रॉड टर्म है, क्योंकि टिश्यू कल्चर के अंदर मैं एनिमल सेल्स को भी ग्रो कर सकता हूँ। टिश्यू कल्चर इज अ ब्रॉड टर्म। टिश्यू कल्चर के ब्रॉड टर्म के अंदर हमारा एक टर्म आता है दैट्स माय माइक्रो प्रोपोगेशन, जहां पे हम प्लांट्स को ग्रो कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना, आप इस बात को याद रखो, ऑल ऑफ यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग ओवर हियर वेरी क्लियरली, दैट अगर मुझे अपने प्लांट को ग्रो करना है ना, देन ग्रोथ मीडियम शुड हैव सर्टेन थिंग्स। आपका जो ग्रोथ मीडियम होता है, आपका जो ग्रोथ मीडियम जो आपका यहाँ पे होगा, ग्रोथ मीडियम मतलब वो न्यूट्रिटिव सॉल्यूशन जहां पे आपके प्लांट ग्रो करे, उसमें कुछ चीजें आपके यहाँ पे होनी चाहिए। इट शुड हैव समथिंग लाइक अ सुक्रोज। सुक्रोज वो होता है बेटा जो प्लांट को चाहिए होता है एज अ सोर्स ऑफ फूड। सिंपल सी, प्लांट मतलब सेल्स को चाहिए होता है। आपके जो सेल्स ग्रो कर रहे हैं वहां पे इनिशियली, उनको चाहिए होगा ना एनर्जी, तो उनके लिए एनर्जी के लिए क्या हम यहाँ पे यूज करेंगे? सुक्रोज। देन यू विल फाइंड यू हैव टू यूज सम विटामिन। आपको यहाँ पे कुछ विटामिन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे ग्रोथ मीडियम के अंदर कुछ मिनरल्स। यू नीड टू हैव सम मिनरल्स ओवर देयर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यू विल ऑल्सो हैव टू ऐड सम प्लांट हॉर्मोन्स। आपको यहाँ पे
प्लांट हॉर्मोन्स यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। अब आप यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझ पाओगे, देयर इज वन थिंग यू विल अंडरस्टैंड ओवर हियर। अगर आपको याद होगा ना प्लांट हार्मोन वाली कहानी जो आपने पढ़ी थी कुछ दिनों पहले, या आपने रिवाइज की होगी, आपके साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माय कैलस कल्चर। याद है हमने ये पढ़ा था, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन एंड दीज टू हॉर्मोन्स आर वेरी एसेंशियल फॉर माय कैलस कल्चर। ये दोनों ही मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है कैलस कल्चर के लिए, टिश्यू कल्चर के लिए। अगर आप थोड़ा याद करो तो आपको मैंने बताया था कि अगर आपके मीडियम के अंदर हाई साइटोकाइनिन हुआ और लेस ऑक्सिन हुआ तो आपका क्या बनेगा, वहां से सेल्स में से क्या बनेगा? स्टेम। यस, शूट सिस्टम। अगर आपका होता है हाई साइटोकाइनिन, इफ यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन एंड लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सिन, ये हमने डिस्कस किया था, तो आपके सेल्स में से बन के निकल। अगर नहीं डिस्कस, अगर याद आ रहा तो मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने मीडियम में, अगर आप साइटोकाइनिन ज्यादा रखते हो और अगर आप ऑक्सीजन कम रखते हो तो आपके सेल्स बनाएंगे आपका शूट सिस्टम। लाइक अश्वानी, आप लॉग आउट करके लॉग इन करके ट्राई करो, दैट माइट वर्क। सो दिस इज समथिंग इज गोइंग टू मेक माय शूट सिस्टम। सो अगर आपका ये मीडियम है आपका यहाँ पे, देन दिस इज गोइंग टू लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ माय शूट सिस्टम। याद आ रहा है, ये चीज हमने बीच में डिस्कस की थी, अगर याद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, लेकिन अब याद रखना, ठीक है। व्हेन यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन एंड लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, देन आपका शूट सिस्टम आपका बनता है सेल्स में से। तो आपके जो 4-5 सेल होंगे, दे विल गिव राइज टू शूट सिस्टम। सो योर सेल्स विल गिव राइज टू शूट सिस्टम। वैसे ही अगर आपको रूट सिस्टम बनाना है, अगर आप चाहते हो कि सेल्स में से रूट बने, तो आप अपना ये लेवल आप चेंज कर दोगे, आप मेंटेन करोगे अपना यहाँ पे, यू विल मेंटेन अ हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड लेस अमाउंट ऑफ माय साइटोकाइनिन। अगर आप ये मेंटेन करते हो यहाँ पे, देन यू विल फाइंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ माय रूट सिस्टम। तो अब ये बात समझो कि 4-5 सेल निकाल के प्लांट में से मैं एक नया प्लांट बना सकता हूँ। आई कैन एक्चुअली फॉर्म अ न्यू प्लांट वेरी इजिली बाय टेकिंग आउट फ्यू सेल्स फ्रॉम द प्लांट, और इसको ही हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ माइक्रो प्रोपोगेशन। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो ये चीज आई होप सबको समझ आ रही है। तो ये सवाल नीट में आता है, ये सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में भी, और आपके एक चैप्टर है 11 के अंदर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपर, उस कॉन्टेक्स्ट में भी आपको आता है कि ऑक्सीजन एंड साइटोकिनिन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द कैलस कल्चर या टिश्यू कल्चर में, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, और ये इनके वजह से रूट एंड शूट सिस्टम आपका बन के यहाँ पे आएगा। ये देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर यू आर फाइंडिंग दिस प्लांट्स आर ग्रोइंग ओवर देयर, और ये जो व्हाइट व्हाइट चीजें जो आपको यहाँ पे दिख रही है ना, व्हाइट व्हाइट सॉल्यूशन, दैट इज माय ग्रोथ मीडियम। यही है आपका यहाँ पे ग्रोथ मीडियम, या मैं कह सकता हूं दिस इज माय न्यूट्रिटिव मीडियम, दिस इज माय न्यूट्रिटिव मीडियम ओवर हियर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट डज द टिश्यू कल्चर मीन? इट वाज लर्न्ड बाय साइंटिस्ट इन द 1950s। द होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड from a ex plant, that is any part of a plant taken out or grown in the test tube under sterile condition and in special nutrition medium। तो इस मीडिया के अंदर आप आराम से अपने नए प्लांट को बना सकते हो, एंड दैट वाज कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ कल्चर मीडियम, कल्चर टिश्यू कल्चर कलेक्टिवली, ठीक है। नाउ ये हमने यहाँ पे देख लिया, और ये भी याद रखना कि यहाँ ऐसे करके जो हम बहुत सारे प्लांट्स बनाते हैं, दे आर कॉल्ड एज माय, इसे हम बोलेंगे यहाँ पे माइक्रो प्रोपोगेशन। Now let's understand one thing। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, आपके ग्रुप ऑफ सेल्स में से कैसे एक पूरा प्लांट बन के आ रहा है, दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग हो रही है कि आपके ग्रुप ऑफ सेल्स में से एक नया के नया पूरा प्लांट कैसे बन रहा है। ह्यूमंस में ऐसा नहीं हो सकता ना। मैंने अगर अश्वानी में से 4 सेल निकाले, अश्वानी के कुछ टिश्यू मैंने निकाले वहां से, तो उस टिश्यू में से एक नया अश्वानी नहीं आ सकता या एक नया ह्यूमन बीइंग नहीं आ सकता, ऐसा कभी हो नहीं सकता। प्लांट के अंदर आप ऐसा कर सकते हो। इन द प्लांट आई कैन डू दैट, आई कैन वेरी क्लियरली डू दिस थिंग इन द प्लांट। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्लांट में ऐसा क्यों होता है। तो अब यहाँ पे एक टर्म समझो, दिस इज अ टर्म कॉल्ड एज माय टोटीपोटेंसी, दिस इज अ टर्म कॉल्ड एज माय टोटीपोटेंसी। ये टर्म को हम यहाँ पे समझते हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस टर्म एक्चुअली मींस ओवर हियर। आप इमेजिन करो कि यू हैव सम फ्यू सेल्स इन फ्रंट ऑफ यू, आपके पास 3-4 सेल है यहाँ पे, आपके पास 2-3 सेल है आपके पास यहाँ पे, and if these cells have the potential to form anything, these cells, if they have the potential
to form anything, if they have the potential to form anything, or complete organism, or your complete organism. This property is called as my totipotency. This property is called as totipotency. ये बात यहाँ पे आप याद रखना। अब इसको मैं थोड़ा और समझाता हूँ आपको। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 4-5 सेल है और ये 4-5 सेल कुछ भी बना सकते हैं। लाइक दे कैन गिव राइज टू कंप्लीट प्लांट, दे कैन गिव राइज टू सर्टेन काइंड ऑफ टिश्यू, ये हर एक चीज बना सकते हैं यहाँ पे। सो इनको हम बोलेंगे यहाँ पे, इनकी जो प्रॉपर्टी यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टोटिपोटेंसी। और ये जो मेरे यहाँ पे सेल्स है ना, इनको मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एज अ टोटिपोटेंट सेल। आई कैन कॉल देम एज अ टोटिपोटेंट सेल। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देता हूँ जो आप रिलेट कर पाओगे। आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा हुआ है। अगर आपको याद होगा तो जब आपका स्पर्म आके फ्यूज करता है, यू हैव अ स्पर्म, ये आपका फ्यूज करता है आपका एग के साथ, इट फ्यूजेस विद द एग ओवर हियर, और फिर आपका यहाँ पे बनता है आपका जायगोट। इनिशियली आपका जो जायगोट बनता है, दैट जायगोट इज गोइंग टू बी सिंगल सेल्ड। अगर आपको याद हो तो जायगोट के अंदर फिर आपका होता है क्लीवेज। जब जायगोट के अंदर क्लीवेज होता है, देन एक सेल में से आपके 2 सेल बनते हैं, फिर बाद में क्या होता है 4 सेल बनते हैं। दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर देयर। So you'll have 2 cells are in form, और 2 सेल्स में से फिर क्या बनेगा आपके यहाँ पे 4 सेल आपके यहाँ पे बनेंगे, राइट। और स्लोली एंड स्लोली इन नंबर्स का, इन सेल्स का नंबर यहाँ पे बढ़ता जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप लोग, आई होप आपको ये बात याद होगी, जब आपके ये 4 सेल यहाँ पे बनते हैं ना, जो भी अंदर आपके सेल्स बन रहे हैं, वी कॉल देम एज अ ब्लास्टोमियर। जो भी आपके सेल्स अंदर वहां पे बन रहे होते हैं, याद आ रहा है, ये हम टर्म यूज कर रहे हैं, ऑल दो सेल्स ओवर देयर आर कॉल्ड एज माय ब्लास्टोमियर। All those cells over there are called as my blastomere. अब जो मैंने यहाँ पे सेल्स है जो अंदर वहां पे ग्रो कर रहे हैं मेरे यहाँ पे, दे आर माय ब्लास्टोमियर, राइट। अभी 4 हैं, बाद में 8 होंगे, 16 होंगे, 32 होंगे, दे विल नंबर विल राइज। बट आप एक चीज यहाँ पे समझो, ये जो ब्लास्टोमियर है ना अर्ली स्टेज के ऊपर, इनमें से ही पूरी बॉडी बनती है। आप सोचो इस बात को, ये जो ब्लास्टोमियर है, इन्हीं सेल्स में से आपकी कंप्लीट बॉडी बनाई जाएगी। मतलब आपके हार्ट, किडनी, ब्रेन, स्किन, लिवर, टंग, एवरीथिंग इज गेटिंग फॉर्म फ्रॉम दिस सेल्स। तो क्या मैं कह सकता हूं दिस सेल हैज अ पोटेंशियल टू फॉर्म एवरीथिंग? क्या मैं कह सकता हूं ये बात को? कह सकता हूं, नहीं कह सकता? यस सर। Right? I can very clearly say that these cells have the potential to form everything over there. And if I am saying that these cells have the potential to form everything, then I can surely say that they are the example of my totipotent cell. तो आपका जो अर्ली ब्लास्टोमियर स्टेज होता है ना, जो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज जो आपके यहाँ पे होता है, so when you have an early stage of embryo, when you have an early zygote, I would rather write when you have an early zygote, so early zygote में जो आपके cells होते हैं ना, all those cells show the property of my totipotency. All those cells जो आपके यहाँ पे, they have a property of my totipotency. अभी आपको देखने के लिए नहीं मिलती है आपके सेल्स के अंदर, बट एम्ब्रियोनिक स्टेज के ऊपर आपको टोटिपोटेंसी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ये जो मेरे सेल्स हैं बेटा, ये हर एक चीज बना सकते हैं। दे आर द सेल्स which can give rise to anything and everything, and that property here is called as my totipotency. और ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं यहाँ पे टोटिपोटेंट सेल। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. यस सर। अगर नहीं आ रहा तो बता दो मुझे। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हाँ बोलना ही है, बोलना पड़ेगा, सब लोग कह रहे तो हाँ बोलना पड़ेगा, ऐसा मत आ सोचना। रहा है सर। नहीं आ रहा तो बता देना कि हाँ नहीं आ रहा, ठीक है। सो बिकॉज ये टर्म जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि व्हाट यू मीन बाय टोटिपोटेंट सेल, अ सेल व्हिच कैन फॉर्म एनीथिंग। ये पूरा प्लांट बना सकता है। अगर हम प्लांट की बात करें, एनिमल्स में यार नहीं मिलता देखने के लिए। एनिमल्स के अंदर आपको सिर्फ अर्ली स्टेज का आपको मिलेगा। आज की डेट में मेरे बॉडी के अंदर कोई टोटिपोटेंट सेल नहीं है, राइट। बट एक एनिमल के अंदर मुझे जब एक एम्ब्रियोनिक लेवल होता है तब आपको मिल जाते हैं कई सारे टोटिपोटेंट सेल या सेल्स शोइंग टोटिपोटेंसी एट द अर्ली ज़ायगोट स्टेज के ऊपर, ठीक है। एक बार सेल कुछ बन गया उसके बाद वो टोटिपोटेंट नहीं रहता। एक बार आपका लिवर सेल्स आपके बन गए, देन लिवर सेल थोड़ी कुछ और बना सकते हैं अलग से, सो दे डोंट बिकम टोटिपोटेंट सेल, दे आर नाउ डिफरेंशिएटेड सेल्स।
दीज आर माई अनडिफरेंशिएटेड सेल, इनका कोई काम नहीं है पर्टिकुलरली ये, बट कुछ भी बना सकते हैं, दे आर माई अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, शिएटेड सेल्स, क्योंकि इनका कोई पर्टिकुलर रोल नहीं है ना, दे कैन मेक एवरीथिंग बट दे डोंट हैव अ पर्टिकुलर रोल राइट नाउ, दैट्स व्हाई यू कॉल देम एज अनडिफरेंशिएटेड सेल ओवर। तो याद रखना व्हाट इज माय टोटिपोटेंसी, याद रखना कोई चीज समझ नहीं आ रही है रिपीट करनी है बता दो कि टोटिपोटेंसी के अंदर कोई चीज अगर रिपीट करनी होगी देन प्लीज बता दो। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, द कैपेसिटी टू जनरेट द होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्सप्लांट इज कॉल्ड एज माय टोटिपोटेंसी। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो आपके प्लांट के अंदर एक टाइप के सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं एज अ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, सुना है आपने? Yes, sir. Yes, sir. You have some cells over there which are called as the meristematic cells, और जो meristematic cells आपके यहाँ पे होते हैं they are also has the property of my totipotency, ये भी आपके कुछ भी बना सकते हैं, they have a property to form everything, so they also show the property of my totipotency। तो ये बातें आपको रखनी है याद, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं ज्यादा इस पे फोकस कर रहा हूँ बिकॉज आपको ये सब मालूम होना चाहिए, यू कैनॉट मेक अ मेस ओवर हियर। ठीक है, नाउ दिस इज वेयर माय प्लांट्स आर ग्रोइंग, मैं प्लांट्स यहाँ पे ग्रो कर रहा हूँ। नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन रेज्ड बाय डिंपल कि यार ये प्लांट जो मैं यहाँ पे ग्रो कर रहा हूँ इन सब कंडीशन के अंदर क्या ये मेरे नॉर्मल प्लांट्स की तरह ग्रो कर पाएंगे? सो लेट मी टेल यू हाउ इट वर्क्स, ये करा कैसे जाता है इसको हम यहाँ पे समझते हैं। पहले महीने ग्रो करूंगा लैब में, राइट, लैब में ग्रो करने के बाद आई विल ट्रांसफर द प्लांट इनटू द सॉइल, एक पॉट के अंदर, एक पॉट के अंदर, छोटे से पॉट के अंदर उन्हें वहां पे ट्रांसफर करूंगा एंड देन आई विल ऑब्जर्व देम क्या वहां पे वो ग्रो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर समझो मेरा वहां पे वो ग्रो कर गया उस सॉइल के अंदर, अगर वो मेरा वहां पे सक्सेसफुली ग्रो कर जाता है देन द प्लांट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू अ ओपन फील्ड, उसे ओपन फील्ड में वहां पे ग्रो किया जाएगा। और जब आप उसे ओपन फील्ड में आप ग्रो करते हो जहां पे सनलाइट आ रही है, आपका टेम्परेचर ज्यादा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, तो वो टाइम पे आप ऑब्जर्व करते हो क्या आपका प्लांट ग्रो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। एंड आई टेल यू मेनी प्लांट डोंट सर्वाइव, कई सारे प्लांट जो आपके लैब में बनाए जाते हैं ना उनको सॉइल में जैसे आप ट्रांसफर करते हो तभी उनकी डेथ हो जाती है, तभी वो आपके सर्वाइव नहीं करवाते, उनकी यहाँ पे डेथ हो जाती है। सो दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन डिंपल हैज आस्क्ड कि जब ये प्लांट को बनाया जाता है तो क्या वो इजीली वहां पे आपके ग्रो कर जाते हैं आपके दूसरे रिस्पेक्टिव सॉइल के अंदर? द आंसर इज it is not something which happens very easily। अगर बहुत इजीली हो रहा होता तो हर 2 हफ्ते के बाद एक नया प्लांट बन रहा होता, एक नया माइक्रो प्रोपगेशन के तो एक नया आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट आपका बन रहा होता, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। सो इसमें होता क्या है दैट व्हेन यू मेक अ प्लांट यू हैव टू ऑब्जर्व कि वो सॉइल के अंदर क्या सर्वाइव कर पा रहा है, मतलब सॉइल में जो उसे ट्रांसफर कर रहे हो क्या प्लांट पानी एब्जॉर्ब कर पा रहा है, क्या प्लांट एनवायरमेंट में जब आप उसे ट्रांसफर करते हो फील्ड के अंदर, लेट्स से मैंने उसे फील्ड में जाके लगा दिया, क्या मेरा प्लांट वहां पे एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, क्या वो सही रिस्पॉन्स दे पा रहा है इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि लैब में तो न्यूट्रिएंट बना बनाया मिल जाता, सॉइल में उसे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट। क्या वो फील्ड में सर्वाइव कर पा रहा है जब कोई फंगल इन्फेक्शन वहां पे हो रहा है? Is the plant able to withstand abiotic factors like wind and low temperature? ये सारी चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर ये सारी चीजें सही तरीके से हो जाती है देन यू कैन से कि आप प्लांट को कमर्शियली यूज कर सकते हो। सो इट इज नॉट अ वेरी सिंपल थिंग, ये सब करने के बाद यू हैव टू ब्रिंग इट इनटू द फील्ड, और फील्ड में भी आप उसे लाइक 3 सीजन्स तक आप उसे वहां पे ग्रो करते हो, यू हैव टू ग्रो इट फॉर 3 सीजन्स। आप देखना चाहते हो कि वो कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है विंटर में, समर में, एंड in a country like India, we have a different topography. जैसा बेल्ट हिमाचल में होता है वैसा तमिलनाडु में नहीं होगा बेल्ट। So again, that is something also we have to understand कि कैसे topography में वो कैसे respond कर रहा है। So all those things you take into account and then you take your calls. I hope ये बात समझ आ रही है आपको Dimple and all the other people. I hope it's clear to all of you that this task how it has been done. ठीक है? So I think इसका एक सवाल था शायद से अभिषेक का, नहीं प्रिंस का सवाल था कुछ। Within how much time plant adapt to new surrounding? How much time? It depends. See, if a plant adapts, it will adapt immediately, right? So the process goes like this. आपने प्लांट को डाला अपने पॉट के अंदर, अगर वो अडेप्ट कर रहा है देन वो इमीडिएटली आप वहाँ पे अडेप्ट कर जाएगा। बट उसके बाद जब आप उसे फील्ड में डालते हो, जब उसे एक्चुअली फील्ड में आप ग्रो कर रहे होते हो, तो फील्ड में ग्रो करने के बाद अगर वो एक सीजन में अगर वो अडेप्ट कर भी रहा है ना, अगर एक सीजन में वो अडेप्ट कर रहा है, आप नहीं कह सकते कि इट इज गोइंग टू वर्क थ्रू आउट द ईयर। So then you have to actually check for 3 seasons. All the seasons you have to try to grow them, and then you have to see कि वो कहाँ पे adapt कर रहा है, कहाँ पे नहीं कर पा रहा। So that is something will vary for plant to plant. तो हम किसी plant के लिए ऐसा नहीं कह सकते कि एक plant
इतने टाइम में अडेप्ट कर लेगा. इट विल वेरी फ्रॉम द प्लांट टू प्लांट. अगर सीजनल प्लांट है देन कंडीशंस अलग हो जाती है. अगर सीजनल नहीं है, एनुअल प्लांट है जो थ्रू आउट द ईयर ग्रो करना चाहिए, देन यू विल हैव अ डिफरेंट सेट्स ऑफ कंडीशंस. सो इट विल वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट कि आप कितना टाइम ले रहे हो एक प्लांट को अडेप्ट करने के लिए. इफ अ प्लांट अडेप्ट्स इट विल सर्वाइव, और एल्स व्हाट विल हैपन कि प्लांट सर्वाइव कर रहा है बट फ्लावरिंग नहीं कर पा रहा, फ्लावरिंग वहां पे नहीं हो रही. सो अल्टीमेटली प्लांट की अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी वहां पे. सो बहुत सारे वेरिएबल यहाँ पे होते हैं. देयर आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स ओवर देयर, राइट? एंड दैट इज व्हाई इट विल टेक नंबर ऑफ इयर्स टू मेक सच काइंड ऑफ प्लांट्स. इतना आसान नहीं होता. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ माय टोटिपोटेंसी. अब और भी कुछ यहाँ पे देख लेते हैं. The method of producing the thousands of plants through a tissue culture is called as my micropropagation, जो हम यहाँ पे देख चुके हैं. Each of these plant will genetically identical to the original plant. सारे plant यहाँ पे बिल्कुल identical हो गए to the original plant from which they were grown. They are called as my soma clones. तो याद रखना, ये जो हमने यहाँ पे प्लांट्स बनाए थे ना, जो बिल्कुल आपके आइडेंटिकल थे यहाँ पे, द प्लांट्स विच हैव ग्रोन ओवर हियर. कहाँ गए मेरे प्लांट्स यहाँ पे? द प्लांट विच हैव ग्रोन ओवर हियर, दे आर ऑल आइडेंटिकल टू ईच अदर, राइट? और यही प्लांट्स आपको यहाँ पे टेस्ट में भी जो हम यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज अ सोमा क्लोन्स, क्योंकि सारे आइडेंटिकल है ना. सो दैट इज व्हाई वी ऑल्सो कॉल देम एज अ सोमा क्लोन्स. इनके लिए कोड हम यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सोमा क्लोन्स. ठीक है. Many important food plants like tomato, banana are actually been grown in this way. इनको हम इस तरीके से यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं. ठीक है. हाँ, अब एक और कहानी है, आप यहाँ पे समझो. कहानी ऐसी है कि अज्यूम करते कि आपके पास एक प्लांट है. अज्यूम करते देयर इज अ प्लांट ओवर देयर एंड दिस प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय अ वायरस. सो यू हैव अ प्लांट एंड दिस प्लांट इज बिन इन्फेक्टेड बाय अ वायरस. So it is my virus infected plant. ये मेरा यहाँ पे वायरस इन्फेक्टेड प्लांट. आप इस प्लांट को अपने लैब में लेके आए थे ये सोचिए कि इसमें से मैं 2-4 सेल निकालूंगा और फिर उनमें से मैं बनाऊंगा अपने बहुत सारे प्लांट बनाऊंगा. मैं आई विल टेक आउट फ्यू सेल्स एंड आई विल डू द नंबर ऑफ प्लांट्स ओवर देयर. बट आपको पता चला कि ये मेरा जो प्लांट है इसमें तो वायरस का इन्फेक्शन है. तो आप यहाँ पे क्या करोगे? आप अभी भी इसमें से सेल्स निकाल सकते हो. आप अभी भी इसमें से सेल्स निकाल सकते हो. द ओनली थिंग इज, आप जो सेल्स निकालोगे यू विल टेक देम आउट फ्रॉम द अपाइकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम. जब भी आपके सामने कोई वायरस इन्फेक्टेड प्लांट आए तो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट में से भी आप अपने ऐसे सेल्स निकाल सकते हो जिनमें वायरस नहीं होगा, और वो सेल्स आपके होते हैं आप यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स. दोज आर माय मेरिस्टेमेटिक सेल्स. अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपके यहाँ पे होते हैं, you can find them in the apical region. आपने ये chapter 6-11 में पढ़ा होगा. You will find mesomeric cell in the apical region. So you have apical meristem. You also have a axillary meristem. Lateral भी होता है, but अभी हम बात नहीं करेंगे उस बारे में. So you have a lateral, you have a apical and axillary meristem आपके यहाँ पे है. This is the meristem you have. और इनमें से मैं सेल्स को निकाल सकता हूँ. So I can take out some cells from here. तो इनमें से मैं कुछ सेल्स को निकाल सकता हूँ. And these cells are always going to be virus free cells. ये जो मैं cells यहाँ से निकालूंगा, these cells are always going to be virus free cells. Virus free cells. ठीक है. अब जब मैंने इन सेल्स को यहाँ पे बाहर निकाल लिया तो आप एक चीज यहाँ पे याद रखना कि ये जो मेरे सेल्स होते हैं ना, इनमें वायरस आपको नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड रैपिडली. मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर दो चीज आपको याद रखनी है. दे विल हैव अ हाई मेटाबॉलिक रेट. सो मेरिस्टेमेटिक सेल विल हैव अ हाई मेटाबॉलिक रेट. दे विल हैव अ हाई मेटाबॉलिक रेट. उसके साथ साथ दे डिवाइड वेरी रैपिडली. दे डिवाइड रैपिडली. दे आर गोइंग टू डिवाइड रैपिडली. अब क्योंकि दे आर गोइंग टू हैव अ हाई मेटाबॉलिक रेट एंड दे डिवाइड रैपिडली, इसके वजह से कभी वायरस उनके सेल्स को हाईजैक नहीं कर पाता. वायरस कभी भी मेरिस्टेमेटिक सेल को हाईजैक नहीं कर पाता बिकॉज इट हैज अ वेरी हाई मेटाबॉलिक रेट एंड दे डिवाइड क्वाइट रैपिडली. तो वायरस यहाँ पे अपने आप को इन्फेक्ट नहीं करा पाते हैं. तो इसलिए आप मेरिस्टेमेटिक सेल निकाल सकते हो और फिर आपको जानते हो आपको क्या करना है. एक बार आपने ये सेल निकाल लिया, देन यू सिंपली हैव टू ग्रो देम इन द कल्चर मीडियम, एक स्टेराइल एनवायरनमेंट के अंदर, और बनाइए फिर अपने बहुत सारे प्लांट वहां पे. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना. सो याद रखना, वायरस इन्फेक्टेड प्लांट में से भी मैं अपने सेल्स निकाल सकता हूं जो मेरे काम के होंगे, विच आर माई वायरस फ्री सेल्स. ठीक है. क्या ये बात आप सबको यहाँ पे क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. Another important application of this method is the recovery of healthy plants from a diseased plant. ये कहानी हमने आपस देख रहे हैं इंसाइड वाली. Even if the plant is infected with the virus, the meristem is free of virus. जो मैंने आपको बोला था. Hence, one can remove the meristem and grow it in vitro to obtain virus-free plants. तो हम कुछ सेल वहां से निकाल के इन विट्रो तो याद है ना, इन विट्रो मतलब लैब के अंदर, इन विट्रो मतलब लैब के अंदर आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर. Whenever you get a term like in vitro मतलब ये सब बाहर हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है, लैब के अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर ये हो रहा है. ठीक है. Scientists have succeeded in culturing meristematic meristem of banana, sugarcane and potato. That is what they have done. सिंपल है. दिस इज व्हाट यू हैव टू नो. नेक्स्ट कहानी है आपकी ये वाली. बहुत आप कर रहे थे ना, टमाटो पोटैटो कर रहे थे, देखो आ गया. किस चीज की बायोपॉलिसी करोगे सर? टमाटो. लो बेटा, लाइक थोड़ा ऐसे. ठीक है. तो नाउ सी, यू कैन सी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ हाइब्रिड प्लांट यू कैन सी ओवर देयर. देखो बड़ा कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट है ये. नीचे आपके यहाँ पे है टमाटो, सॉरी पोटैटो, एंड ऊपर यू हैव अ टमाटो ओवर देयर. अब ऐसा प्लांट अगर आपके फील्ड में ग्रो करने लगे तो कितना ही फायदा होगा. सोचो, टमाटो भी मिल जाए, पोटैटो भी मिल जाए, एक ही साथ में दो सब्जियां मिल जाए आपको यहाँ पे. इमेजिन हाउ बेनिफिशियल दिस वुड बी. इसको हम बोलते हैं पोमैटो. ये है मेरा यहाँ पे पोमैटो. तो चलिए बिना ज्यादा वक्त जाया करे देखते कि पोमैटो को बना कैसे जाता है. कहाँ मिलता है? नहीं मिलता कॉमनली. पता चले कल निकल गए तुम लोग सब ढूंढने के लिए. भैया वो वाली सब्जी देना जिसमें रूट में भी पोटैटो है और ऊपर टमाटो. करना मत ऐसा, कुछ नहीं मिलता ये. ओके, नाउ जस्ट पे अटेंशन. हाउ यू कैन मेक सच काइंड ऑफ प्लांट. ऐसे प्लांट्स आप बना के सकते हो, उसको हम यहाँ पे देखते हैं. राइट. चलो, सो नाउ यू हैव टू सेल्स ओवर देयर. सेल्स विल हैव, कर लो बातें कर लो पहले. तुम लोग तो मैं ड्राइंग बना लेता हूँ अपनी. बातें खत्म नहीं होती आप लोग की, और वो बातें भी आपकी सिर्फ चैट पे होती है. सवाल पूछो फिर कोई कुछ नहीं बोलता. सवाल पूछने पे सब लोग गायब हो जाते हैं. ये देखा है आप लोगों का, ये बहुत इंटरेस्टिंग है. हाँ, ये दिल्ली प्लस हिमाचल. व्हेन वी आस्क क्वेश्चन देन यू आर लाइक कि फिर आवाज नहीं आ रही, और सब सही चल रहा होता है, नेटवर्क एंड एवरीथिंग. ठीक है. सो नाउ यू हैव टू सेल्स ओवर. इमेजिन दैट यू हैव सेल ए. अच्छा देखो भी यहाँ पे you have a cell A and you have a cell B. दोनों सेल दो अलग अलग प्लांट के. इमेजिन दैट बोथ द सेल बिलोंग टू टू डिफरेंट प्लांट्स, राइट. तो इसमें आप पहला स्टेप आप यहाँ पे क्या करते हो ना, आपने दो सेल आपने निकाले थे, इनकी सेल वॉल को आप करोगे यहाँ पे डाइजेस्ट. सो व्हाट यू विल डू ओवर हियर, यू विल डू द डायलेशन ऑफ द सेल वॉल. सो विल डू द डायलेशन ऑफ सेल वॉल, हैज टू बी डन ओवर देयर. तो यहाँ पे आप इन दोनों सेल्स की वॉल को आप करोगे यहाँ पे डाइजेस्ट. ठीक है, लैब में हो रहा है ये सब. अब जब आपने इनकी वॉल को डाइजेस्ट कर दिया, सो यू हैव डन द डाइजेशन ऑफ द सेल वॉल. अब आपका पे रह क्या गया? सो नाउ यू हैव अ प्रोटोप्लाज्म. सो नाउ यू हैव अ प्रोटोप्लाज्म with plasma membrane. So now you have a protoplasm with a plasma membrane over there. अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं. तो पहली चीज आप क्या देखते हैं, आपने दो सेल अलग अलग प्लांट के, उनके सेल वॉल को आपने डाइजेस्ट किया, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू हैव अ प्रोटोप्लाज्म विद अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये समझो कि इसकी सेल वॉल डाइजेस्ट हो चुकी है. सो नाउ आई विल ओनली ड्रॉ प्रोटोप्लाज्म. तो मतलब मेरा यहाँ पे होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके अंदर होगा मेरे यहाँ पे न्यूक्लियस. ठीक है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओवर हियर एंड देन इन द सेंटर यू विल हैव द न्यूक्लियस. ठीक है. तो नाउ यू हैव योर सेल ए और सेल बी का प्रोटोप्लाज्म आपके यहाँ पे सामने है. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यू हैव टू अंडरटेक द फ्यूजन. इन दोनों को आप फ्यूज कराओगे. सो ये जो दो मेरे यहाँ पे सेल है, they should undergo something called as my fusion. So they will undergo fusion. So you will carry out fusion of protoplasm. दोनों प्रोटोप्लाज्म को आप कराओगे यहाँ पे फ्यूज. अब जब आप दोनों प्रोटोप्लाज्म के यहाँ पे आप फ्यूज कराते हो, सो नाउ यू विल हैव अ हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म. आपको यहाँ पे बन के मिलेगा आपका अनोखा सा हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म. सो लेट मी मेक अ हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म. समझो ये मेरा बन गया यहाँ पे एज अ
हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म। जैसे ही मेरा यहाँ पे एक हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे रेडी हो गया, सो दिस इज माय हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म। जैसे मेरा हाइब्रिड प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे रेडी हो गया, दिस कैन बी कॉल्ड एज माय, इट इज नोन एज माय सोमैटिक हाइब्रिड। इसमें बोलूंगा यहाँ पे एज अ सोमैटिक हाइब्रिड। अब मेरा सोमैटिक हाइब्रिड यहाँ पे बन चुका है। अब मुझे कुछ नहीं करना। अब मुझे ये जो मेरा हाइब्रिड यहाँ पे बनाना है, इसके अंदर मुझे बनानी है सेल वॉल। सो एक तरीका होता है, इट विल अलाउ द सेल टू मेक इट्स ओन सेल वॉल। सो ये मेरा प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप यू हैव टू अलाउ द प्रोटोप्लाज्म टू मेक इट्स ओन सेल वॉल। एक बार आपके यहाँ पे सेल वॉल बन गई, उसके बाद आपको वही करना है जो हमने स्टार्टिंग में किया था। आप इस सेल को यूज करोगे एज ए एक्सप्लांट, एंड आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी डन ओवर हियर। अगर मैं इस सेल को यहाँ पे यूज करता हूँ एज ए एक्सप्लांट, थिंक अबाउट दिस, अगर मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा एज ए एक्सप्लांट, देन आपको मालूम है कि इसके बाद यहाँ पे क्या होगा। कुछ नहीं, आपको इसे ग्रो करना पड़ेगा एक ऐसे मीडियम के अंदर विच विल हैव अ गुड अमाउंट ऑफ नरिशमेंट के लिए न्यूट्रिशन होगा, एंड इट हैज अ स्टेराइल एनवायरमेंट। और मैं इसको ग्रो करके कई सारे प्लांट फिर बना सकता हूँ। तो याद रखना, जब आपने इसे फ्यूजन कर दिया, फ्यूजन करने के बाद जो आपको यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म मिला हाइब्रिड वाला, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ सोमैटिक हाइब्रिड। और ये जो प्रोसेस पूरा होता है ना ये करने का, जो पूरा प्रोसेस है, उसे हम कहते हैं यहाँ पे एज अ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। और ऐसे ही इन्होंने यहाँ पे टोमेटो बनाया था, ऐसे ही उन्होंने यहाँ पे एक प्लांट बनाया था जिसके अंदर आपको दोनों ट्रेट्स यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। यू आर एबल टू सी द बोथ द ट्रेट्स ओवर देयर, राइट? सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये चीज आपको यहाँ पे बनते हुए मिल गई। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि अगर ये बन रहा है, अगर सर ये सब यहाँ पे बन रहा है, तो इसे हम कमर्शियली यूज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो आप ये बात समझो, ये चीज बन चुकी है बट इट स्टिल डज नॉट हैव ऑल द डिजायर्ड कैरेक्टर्स। ये जो प्लांट यहाँ पे बन रहा है ना आपको यहाँ पे, ये प्लांट अभी रेडी नहीं है कमर्शियली यूज करने के लिए, बिकॉज इट स्टिल डज नॉट हैव ऑल द डिजायर्ड ट्रेट्स। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सर यहाँ पे फ्रूट तो बन ही रहा है, फ्रूट आपको बनते हुए दिख रहा है, बट दिस प्लांट माइट नॉट बी एबल टू सर्वाइव द अबायोटिक कंडीशंस। ये प्लांट आपका अबायोटिक कंडीशन को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए इसे कमर्शियली यूज नहीं किया जा रहा। सो इवन तो ये हम बना चुके हैं, बट कमर्शियली ये आपको नुकसान देगा, ये आपका लॉस होगा अगर आप इसे ग्रो करोगे तो। दैट इज वाई कमर्शियल स्केल पे अभी आपको ये नहीं मिलेगा। फिर आपका सवाल आ सकता है कि सर ये तो बन चुका है ना, लेकिन प्लांट तो बन तो रहा है यहाँ पे। ये प्लांट इसलिए आपको यहाँ पे बनते मिला बिकॉज इट इज बीन ग्रोन इन अ सर्टेन कंडीशंस, राइट? बट जब आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो फील्ड के अंदर, इट इज नॉट गिविंग यू द राइट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेज, एंड जो ट्रेड्स आपको यहाँ पे चाहिए थे विच यू आर नॉट गेटिंग ओवर देयर, तो वो नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पे समझो। सो दिस इज माय सोमैटिक हाइब्रिड एंड दैट इज माय सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे देखो, ये वाली कहानी एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे। पहले ये बताओ, ये 2-3 स्लाइड आपको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। अनम्यूट करके बोलिया करो, यहाँ पे अनम्यूट करके बोलिया करो। व्हाट अबाउट न्यूट्रिएंट कंटेंट? बेटा अगर ये बन जाएगा ना, सो ये न्यूट्रिएंट कंटेंट इसमें वही रहेगा बेटा आपके टमाटो और पोटैटो के अंदर, जो एक नॉर्मल पोटैटो टमाटो में होता है। You will find tomato having all the good amount of vitamin C over there, right? And potato will have a good amount of starch stored in itself. So nutrient content compromise आपके यहाँ पे नहीं हो रहा। आपका compromise यहाँ पे हो रहा है कि ये plant आपका उस तरह से grow नहीं कर पाएगा फील्ड के अंदर जैसे वो grow करना चाहिए था। So that is why it is not in commercial use. ठीक है, तो याद रखना, एक बार इसे हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। Let's quickly read this thing. You have scientists have isolated single cells from the plant and after digesting their cell wall and have been able to isolate naked protoplasm. Isolated protoplasm from the two different varieties of plant, each having desirable character, can be fused to get a hybrid protoplasm. ये हमने कर लिया था, right? Which can be further grown to form a new plant, जिसको इस्तेमाल करके मेरा नया प्लांट में बना सकता हूँ। These hybrids are called as my somatic hybrid, while the process is called as my somatic hybridization. राइट, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, राइट? वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इमेजिन अ सिचुएशन व्हेन अ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टोमेटो इज फ्यूज्ड विद ऑफ अ पोटैटो, देन दे आर ग्रोन टू फॉर्म अ न्यू हाइब्रिड प्लांट्स कंबाइनिंग टोमेटो एंड पोटैटो कैरेक्टरिस्टिक्स। वेल, दिस कैन बी अचीव रिजल्टिंग इनटू अ फॉर्मेशन ऑफ अ टोमेटो, जो हमने बना के देखा था वहां पे पिक्चर के अंदर। अब यहाँ से देखो अनफॉर्चुनेट वाला पार्ट देखो। Unfortunately, यहाँ से पढ़ना चालू करो। Unfortunately, this plant did not have all the desired combinations of characteristics for its commercial utilization.
इसलिए इसको हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके यहाँ पे क्लियर हो गए जो बीच में हमारे बाकी थे करना। सोमैटिक हाइब्रिड क्या होता है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे आपका क्या होता है, राइट, एंड हाउ प्लांट में कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, अब इसको लेकर अगर कोई सवाल हो तो अपना आप सवाल यहाँ पे आप पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन ओवर देयर, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। प्रीमिटो भी होता है क्या सर? शायद से बेटा मैं अवेयर नहीं हूँ, बट होता होगा, ऐसे कई सारे प्लांट के कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, श्योरली होता होगा, बट आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट, बट यू हैव मेनी कॉम्बिनेशन व्हिच आई हैव हर्ड। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे रखना है याद, एंड दिस इज वेयर योर चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड। अब एक काम करते हैं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट और फिर आपको रिलीज कर देते हैं हम लोग। सो ये वाला क्वेश्चन है, द आंसर कैन रेज योर हैंड। टू ऑब्टेन वायरस फ्री हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिजीज 1, बताओ ऑप्शन एबीसीडी में क्या ऑप्शन यहाँ पे आ सकता है? हैंड रेज करना पड़ेगा इसके लिए। बताइए चेतना, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सी ऑप्शन। ऑप्शन सी आप यहाँ पे कह रहे हो। कशिश शर्मा, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। यस, बहुत टिपिकल है, अलेक्जेंडर मेलस्ट्रॉम विल बी हैविंग दिस वायरस फ्री प्लांट। 61, रेज योर हैंड टू आंसर दिस। देखो ध्यान से, देन रेज योर हैंड एंड टेक योर टाइम। आसान है, कोई बहुत मुश्किल सवाल है नहीं है। A protoplasm is a cell and then you have these 4 options. आसान सवाल है बेटा, इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना आप लोग सोच रहे हो, जितना आप टाइम लगा रहे हो। बताइए डिम्पल, क्या होगा इसका आंसर? विदाउट सेल वॉल, बी। दैट इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर ऑल ऑफ यू। इतना टाइम नहीं लगाना था आप लोगों ने सोचने में। अब प्रोटोप्लाज्म वो होता है बेटा जिसके अंदर आपको सेल वॉल नहीं मिलेगी। हमने अभी भी देखा था ना, प्रोटोप्लाज्म में आपकी सेल वॉल नहीं थी, बस आपको यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। सो इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन बी ओवर हियर। The technique of obtaining a large number of plantlet by tissue culture method is called as what? People, जल्दी बताइए। The technique of obtaining a large number of plantlets by tissue culture method is called as what? बहुत सारे प्लांटलेट आप कैसे यहाँ पे बना सकते हो टिश्यू कल्चर मेथड से? बताइए उन्नति, क्या होगा इसका आंसर? सी। हिम्मत सिंह, क्या लग रहा है? सी। C, and I think Prince, Dimple, Muskan, Kashish, Muskan, all of you will agree with this. It is going to be your option C, macro propagation. Right. This is the same question which we have done. So these are the few questions which we have done over there. ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। All of you know ना, this का आंसर यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन C. Virus plant will always come from your meristem. Right. So this is where your chapter gets completed. यहाँ पे आपका चैप्टर होता है खत्म, chapter of your application gets completed. राइट, अब अगली बार जब हम लोग मिलेंगे विल बी स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर। नया चैप्टर जो आपको यहाँ पर रहेगा दैट विल बी अ चैप्टर ऑफ योर इकोलॉजी। बेसिकली हम लोग हमारे 12th के आखिरी यूनिट पे पहुंच चुके हैं। वी आर एट द लास्ट यूनिट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आगे वाली चीजें रिवाइज करते रहो, नहीं तो वो इवेपोरेट होगा तो फिर मतलब नहीं है। ठीक है, बट नाउ वी आर वेरी क्लोज टू कंप्लीटिंग अवर सिलेबस। आपका लास्ट यूनिट जो आपका है वो आपका चालू होने वाला है, विच विल बी इकोलॉजी, और वो ज्यादा वक्त लेगा भी नहीं। सो अक्टूबर के मोस्ट लाइकली सेकेंड वीक तक या सेकेंड वीक के एंड तक वी माइट फाइंड दैट पोर्शन गेटिंग कंप्लीटेड इफ एवरीथिंग गोज राइट। द थिंग इज, आप इस तरीके से आप सब लोग सोचो कि अगर आपका 12th जल्दी खत्म हो रहा है, आप 11th पे भी फोकस कर पाओगे। 11th को भी हम बैठ के रिवाइज कर पाएंगे, उसे भी समझ पाएंगे, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और अगर ऐसा हम लोग कर पाते हैं then you will have a very strong chance of getting a very good score in the biology. Out of 360 you can actually get your score. So think in that terms and keep on solving questions for all the things which you are doing right now. ठीक है, now if you have any questions based on this, अगर आपका यहाँ पे कोई सवाल है in terms of the topics which you have done, then please go ahead and ask a question. अगर आपको कोई सवाल है then you can ask a question. पहले ये बता दो, क्या आपको ये चैप्टर समझ आ रहा है? Is the chapter clear to all of you? यस सर। Yes. एक भारी दिल से आप लोग आंसर देते हो कि सर यस नहीं आ सर, रहा है। आगे। मुस्कान बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। सर मैंने आपको डाउट सेंड किया था। ऑलराइट, ओके दैट क्वेश्चन ना, राइट, ठीक है, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे देख रहा था। सो लेट मी हैव अ लुक एट दैट क्वेश्चन।